हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू द सीए रैंकर्स शो, जहां हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर। तो पार्टिसिपेंट्स, जल्दी से आ जाइए। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। ओके, आज कोई भी नहीं आया तो इट्स ओके। शार्पली 8 o'clock शुरू हो जाने वाला है। यस, देव इज हियर। ओ माय गॉड, हैव आई ऑन? नो नो, आई शुडंट। हेलो पार्टिसिपेंट्स, disabling the waiting room. Yes. हेलो देव। 'नंदिनी joined by ऑडियो करो। जस्ट 1 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद नंदिनी आप अपना टॉपिक शुरू कर दीजिएगा। ओके, सो नंदिनी आप स्टार्ट कर दीजिए अपने टॉपिक से। यस। Hi, am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। परफेक्ट नंदिनी। Okay, the section which I'm explaining today is section 19 of the chapter 2 of law, and it is subsidiary company not to hold share in its holding company. This is a restrictive section, so the restrictions are that कोई सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी में इट सेल्फ और बाय इट नॉमिनीज शेयर होल्ड नहीं कर सकती, और ना ही कोई होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को शेयर अलॉट या ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगर अलॉट या ट्रांसफर किया तो सो दैट विल बी वॉइड। पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, जिसकी इसकी 3 एक्सेप्शन है कि उसमें मतलब अगर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड करेगी तो चलेगा। उसमें फर्स्ट एक्सेप्शन है कि जैसे सब्सिडरी कंपनी एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी जैसे शेयर होल्ड करे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे कि डेथ हो गई और फिर वैसे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वैसे वाला, और ट्रस्टी एज अ डिबेंचर ट्रस्टी एक्सेट्रा। एंड जो ये दो जैसे सब्सिडरी कंपनी एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी के जैसे शेयर होल्ड करेगी ना, तब उन लोग को राइट टू वोट है। बट इफ द सेकेंड एक्सेप्शन दैट थर्ड एक्सेप्शन सॉरी, that before the
subsidiary company became the subsidiary company of the holding company. It was holding shares in of the holding company, but not as a subsidiary. Okay. सो मतलब कि उसका शेयर होल्ड कर रही थी जब वो सब्सिडरी नहीं थी, तो ये भी एक एक्सेप्शन है इस रूल की, तब वो शेयर होल्ड कर सकते हैं। बट इस केस में उसको राइट टू वोट नहीं होगा। मतलब जो एक्सेप्शन है उसमें जो अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी होगा तभी उसको राइट टू वोट है, बाकी तो नहीं है ऐसे कि शेयर होल्डर है और वैसे। एंड अगर जो होल्डिंग कंपनी है वो शेयर कैपिटल नहीं है उसके पास, और एज अ वो लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड है, तो उसमें शेयर की जगह मेंबर्स का इंटरेस्ट देखा जाएगा। एंड subsidiary company can buy shares of holding company where it is part of scheme of amalgamation sanctioned by court or tribunal. If court or tribunal का order से अगर share buy किया है as a scheme of amalgamation, then it can buy. So there are, like, I will do the concept clarity check and you can answer the question. So I will know if you understood or not. Like, A Limited is a subsidiary of B Limited, okay? And it was holding shares before it became the subsidiary company of B Limited. So, in the AGM of B Limited, can A Limited vote or not? Nandini, you can If anyone can answer. point anyone point anyone out to answer the question. Kritika, Kritika, do you know the answer? Can you repeat the question again, मैंने please? सुना ही नहीं, मेरे को सुना ही नहीं दिया, क्या था क्वेश्चन? okay. A Limited जो है वो B Limited की सब्सिडरी है, पर it was holding shares in B Limited before it became the subsidiary of B Limited. Understood? हाँ, हाँ। सो अब जो होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड की, उसकी एजीएम है, और उसमें मैं मेरा क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड उसमें वोट कर पाएगी या नहीं। नो। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज प्रोविजन पे लिखा ही है कि आपको वोटिंग पावर नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ शेयर ले लो बट वोटिंग पावर नहीं है। ऑल्सो यस। सब्सिडरी कंपनी इंक्रीज नहीं करती, जो पहले से होल्ड कर रही है उतनी रहेंगे, इंक्रीज नहीं कर सकती जो शेयर्स होल्ड कर रही है वो। और एक और क्वेश्चन है कि यस। जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडियरी कंपनी को बोनस शेयर इशू कर सकते हैं कि नहीं। इफ उदय सिंह कैन आंसर दिस क्वेश्चन। Can you repeat it, please? I didn't hear properly. If holding company can issue bonus shares in subsidiary company or not. I don't think so it can do so. It can, because it is not mentioned in यस the कैन। section, as therefore it can. Okay. परफेक्ट नंदिनी, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट टॉपिक आप म्यूट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत Thank- अच्छे थे क्वेश्चंस। उदय, कैन यू कंटिन्यू विद योर टॉपिक? Okay. यस। तो आज हम करेंगे सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब इनकॉर्पोरेशन करने के लिए अपन को 7 डॉक्यूमेंट्स आरओसी को भेजने पड़ते हैं। तो फर्स्ट अपना जाएगा एक ईएमओए और दूसरा जाएगा ईएओए। जो कि ईएमओए जाएगा अपने इनफॉर्म आईएनसी 33 और एओए जाएगा इनफॉर्म आईएनसी 34। ये दोनों चीजें इलेक्ट्रॉनिक जाएगी और इन्हीं फॉर्म में जाएगी। और अपना सेकंड जाएगा एड्रेस, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। जब तक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक यही एड्रेस से अपन को काम चलाना पड़ेगा, जो कि डिटेल्स वगैरह जाएगी। फिर जाती है अपनी डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर। उनका नेम जाता है, उनका एड्रेस जाता है, उनका पर्टिकुलर जाता है, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में जो कि जाएगा वो पेन जाएगा। और सिमिलर डिटेल्स जाती है फर्स्ट डायरेक्टर्स की, जिसमें नेम, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ प्लस एक जाता है डिन नंबर, जो कि बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर।
फिर डिक्लेरेशन देते हैं 5th पॉइंट में, डायरेक्टर फर्स्ट डायरेक्टर देते हैं, जिसमें फर्स्ट उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट किसी फर्म और बॉडी गवर्नमेंट है या नहीं। और सेकंड जाता है कंसेंट, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। अब ये जो डायरेक्टर ये कंपनी को देते हैं इन फॉर्म DIR 2, और कंपनी ROC को देता है इन फॉर्म DIR 12। फिर 6 पॉइंट आता है, एक डिक्लेरेशन और देना पड़ेगा इन फॉर्म INC 8 कि हमने कंप्लाई कर लिया है, जो इसमें फर्स्ट रहेगा अपना एडवोकेट CA CS जो कि इंगेज्ड है इन कंपनी फॉर्मेशन, और सेकंड पर्सन नेम्ड इन AOA जो कि सेक्रेटरी वगैरह होते हैं अपने। फिर एक और डिक्लेरेशन जाती है ऑफ ईच सब्सक्राइबर्स प्लस फर्स्ट डायरेक्टर इन फॉर्म INC 8, जिसमें फर्स्ट उनको देना पड़ता है एक डॉक्यूमेंट जो कि ट्रू एंड कंप्लीट होता है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, एंड सेकंड एक ऑफेंस होता है जो कि कन्विक्टेड बताता है कि अपन किसी प्रमोशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट गिल्टी तो नहीं है ना। और थर्ड जाता है अपना गिल्टी ऑफ फ्रॉड का एक और, जिसमें बताते हैं किसी फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ड्यूटी वगैरह में के लिए अपन गिल्टी तो नहीं माने गए ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग 5 ईयर। और ये ऑल 7 डॉक्यूमेंट्स ROC के पास जाएगी इनकॉर्पोरेशन के टाइम में, इन फॉर्म स्पाइस प्लस फॉर्म इन द INC 32। अब कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो जनरली हर सब्सक्राइबर का नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन देना पड़ता है विथ एटलीस्ट वन विटनेस। अगर सब्सक्राइबर इलिटरेट है तो उसका थंब इम्प्रेशन दे दो, मतलब कि अंगूठा लगवा दो। और अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो जो डायरेक्टर ऑथराइज्ड है वही साइन करेगा। और अगर सब्सक्राइबर LLP है तो उनका पार्टनर साइन करेंगे। अगर फॉरेन नेशनल सब्सक्राइबर है तो इट विल बी साइंड बाय द नोटरी एंड इट विल बी नोटराइज। अगर फॉरेन का बंदा है, मतलब कोई फॉरेन पर्सन है और वो इंडिया विजिट कर रहा है टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, तो उसका वैलिड वीजा लगेगा। बट इसका एक एक्सेप्शन आता है कि अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो उसका वीजा नहीं लगेगा। इन केस ऑफ OPC आपका अबव डॉक्यूमेंट सारे जाएंगे विथ अ रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनी। ओके। अब इन सब डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन मिलता है इन फॉर्म INC 11, और इसके साथ एक मिलता है अपन को सिन नंबर जो कि होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी माना जाएगा कंपनी का। और जो डॉक्यूमेंट्स ROC को जमा किए हैं ना, वो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा अपन को एज ओरिजिनली फिल्ड टिल डिसोल्यूशन। अब इसमें होता है कि अगर ROC को देना है तो अपने पास कौन सा रहेगा, ROC को तो कॉपी जाएगी ना, अपने पास ओरिजिनली फील्ड वाले रहने पड़ेंगे डिसोल्यूशन तक। और अगर कोई पर्सन फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है ना ROC को, अगर ये देकर कोई कंपनी बनाता है ना, तो अगर उसने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है तो वो सेक्शन 447 में लाइबल होगा फ्रॉड के लिए। अगर इनकॉर्पोरेट हो गई है कंपनी तो ROC खुद नहीं करेगा, वो ट्राइब्यूनल के पास जाएगा और ट्राइब्यूनल विल पास एन ऑर्डर। फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट छीन लेंगे उनका और कोई और मैनेज करेगा उस कंपनी को। और सेकंड में आता है रेगुलेशन रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। थर्ड में अपनी जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड अनलिमिटेड कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट आता है कि इट में ऑर्डर बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, एंड लास्ट इज सच अदर ऑर्डर एज इट में टीम फिट। जो भी ट्राइब्यूनल को अच्छा लगे वो कर सकता है उसके साथ। लेकिन ये सब ऑर्डर देने के पहले उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, और एक उनके जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो कंपनी में लेने पड़ेंगे। कंपनी को वाइंड अप करने से पहले एक बार देख लेना कि क्या ट्रांजैक्शन वगैरह हुए हैं। कि अगर पता चले कि कंपनी ने SBI से 100 करोड़ का एक लोन ले रखा है तो ये ऐसा तो चलेगा नहीं ना, उनको पहले लोन पे करना पड़ेगा फिर ही वाइंड अप करनी पड़ेगी। अ, और आता है इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ निधि कंपनी यू हैव टू टेक अ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस एक डिक्लेरेशन जाएगा टू द गवर्नमेंट, नहीं टू द ROC, सॉरी। ये होता है इनकॉर्पोरेशन कंपनी का। अब करते हैं बात फॉर्मेशन ऑफ OPC। तो MOA ऑफ OPC जाएगा टू इंडिकेट द नेम ऑफ such nominee who became member of OPC in case of death incapacity of member। कि उस MOA में नॉमिनी का नाम लिखना पड़ेगा जो कि मेंबर की डेथ पे उसकी जगह ले पाएगा। इफ दैट past nominee becomes a member he shall appoint a new nominee within 15 days of becoming a member। फिर OPC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा within 30 days of inform INC 4 of becoming a member। or nominee shall give his prior consent in form INC 3 to become a member।
फिर सच रिटन कंसेंट टू बी फिल्ड विद आरओसी प्लस अलोंग विद एमओए एओए, जो भी ऊपर की चीजें हुई है ना, ये आरओसी को देनी पड़ेगी एमओए एओए के साथ। अब आता है नॉमिनी में विड्रॉ देयर कंसेंट एट एनी टाइम और मेंबर ऑफ ओपीसी एट एनी टाइम कैन चेंज द नेम ऑफ nominee by giving notice in prescribed form intimating the company about such change, inform such intimation to ROC, and at last change name of such shall not be deemed as alteration of member। कि उस जो नॉमिनी का नेम वगैरह चेंज कर रहे हैं उससे अल्टरेशन ऑफ एओए पे अपन को कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है कि नॉमिनी नॉमिनी बनने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा। तो फर्स्ट आता है ही शुड बी ए नेचुरल सिटीजन, सेकंड आता है ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और थर्ड आता है ही मे बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज इवन इफ ही इज नॉट अ रेसिडेंट स्टिल उसे कोई भी नॉमिनी बनने से नहीं रोक सकता। और रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैव स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 120 days। फिर एक और पॉइंट आता है कि नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी टाइम ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सैड पर्सन शैल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। लाइक अगर एक पर्सन है ना, एक ओपीसी में मेंबर है और दूसरी पर्सन में वो नॉमिनी बन गया है तो ये चलेगा। पर अगर दूसरी वाली ओपीसी जिसमें वो नॉमिनी बनाया है और बाय द चांस उसकी मेंबर की डेथ हो जाती है ना, तो वो तो दो दो कंपनी में मेंबर बन जाएगा। तो इसलिए आरओसी नहीं, इसलिए उसको 180 डेज दिए जाते हैं कि जहाँ पे उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। मतलब कि दोनों में से एक ओपीसी में मेंबर बनना पड़ेगा, उसको चूज करना पड़ेगा 180 डेज में कि किस ओपीसी में वो मेंबर बनना चाहता है। और एक और पॉइंट आता है कि एक माइनर ना तो मेंबर बन सकता है ना ही वो नॉमिनी बन सकता है। थर्ड पॉइंट आता है ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। इन दोनों में कन्वर्ट हो सकती है बट देयर आर टू प्रोहिबिशंस। फर्स्ट, इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। सेकंड, इट कैन नॉट do any non-banking financial investment activity including investment in security of any body corporate। मतलब वो किसी के शेयर्स नहीं ले सकता है। That's all about information of company। वॉइस नहीं आ रही आपकी। आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच उदय। इसके नेक्स्ट सॉरी। सेशन में उदय जी ने जो टॉपिक्स दो कवर हाँ। किए हैं उनमें से रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, सो आई होप आपने नोट डाउन की हैं चीजें। नेक्स्ट टॉपिक, नितेश, आपको टॉपिक दिया था ना आज? यस, गो फॉर इट उदय, थैंक यू सो मच। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ओके कृतिका, कैन यू एक्सप्लेन योर टॉपिक फर्स्ट? सेक्शन 8 कंपनी, अभी सेक्शन 8 कंपनी की बात हुई थी क्या, दैट ओपीसी कैन नॉट फॉर्म सेक्शन 8 कंपनी, राइट? सो कृतिका, हेलो। यस यू आर ऑडिबल। हाँ, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो है एनपीओ, जिसको बोलते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेक्शन 8 कंपनी होती है। तब इसमें क्या होता है ना, इसमें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है, जो कि अभी एनपीओ सबको पता है राइट, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका मोटिव होता है चैरिटेबल पर्पस को ग्रोथ करवाना, प्रमोट करवाना। ठीक है, चैरिटेबल पर्पस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, इतना बेसिक है। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि एनपीओ प्रॉफिट नहीं कमाती है। ऐसा नहीं होता, एनपीओ प्रॉफिट कमाती है, बस उसको बांटती नहीं है, जो कि रेस्ट्रिक्शंस में आती है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहुंच जाते हैं, यहाँ पे अभी हम पता करेंगे कि एनपीओ कैसे कैसे बनाई जाती है। तो एनपीओ बनाने के लिए हमें कुछ फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है INC 12। अब हम सेक्शन वाइज जाएंगे। तो INC 12 जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, मतलब जिस कंपनी को एनपीओ बनानी है वो अपना इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन डालती है। ठीक है, उसके बाद INC 13 जिसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाता है। उसके बाद INC 14 जिसमें डिक्लेरेशन बाय सीए, CS और CMA जाता है। अब उसके बाद आता है INC 15 जिसमें डिटेल्स होती है किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स की, कि उस एनपीओ में कौन कौन होगा।
ठीक है। अब ये सारी बातें आके अब इसमें क्या होता है, लाइसेंस जमा करने के लिए अब हमें दो फॉर्म और जमा करना होता है। एक होता है INC 16 और एक होता है INC 17। अब इसमें क्या होता है, ऐसे याद रख लो कि INC 16 जो होता है वो हमको कब बड़े वाले के लिए सोच लो, जैसे अगर हमको सेंट्रल लेवल पे कोई NPO बनाना है तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके लिए परमिशन चाहिए, तो हमको उसमें INC 16 सबमिट करना पड़ेगा। और अगर हम स्टेट वाइज रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे अगर मेरे बिहार में अगर कुछ मंदिर बनना है जिसका पर्पज सिर्फ बिहार के लोगों को या बिहार को सिर्फ प्रमोट करना है, बिहार के कुछ कल्चर को प्रमोट करना है, तो उसका क्या होगा, उसको सिर्फ ROC से लाइसेंस लगे। तो यहाँ दो लाइसेंस के दो फॉर्म आ गए, एक आया INC 16 और एक आया INC 17। INC 16 सेंट्रल गवर्नमेंट से ली जाएगी और INC 17 स्टेट गवर्नमेंट के लिए ROC से ली जाएगी। ठीक है। अब आता है, अब हम फॉर्म की बात कर रहे हैं तो बाकी के बचे हुए फॉर्म भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो INC 18, 19 और 20 बचते हैं। तो INC 18 क्या होता है, कन्वर्जन बताता है कि अगर आपके NPO को किसी और कंपनी में, वेदर प्राइवेट लिमिटेड वेदर पब्लिक लिमिटेड और किसी भी कंपनी में कन्वर्ट हो, तो INC 18 फॉर्म करना पड़ता है, फाइल अप करना पड़ता है। और कन्वर्जन की है तो अभी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, तो उसके लिए INC 19 लगाते हैं कि कन्वर्जन कर लिए तो अब उसको हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज कराएंगे पब्लिक को। तो अब एडवर्टाइजमेंट से बात है, एडवर्टाइजमेंट दो तरीके से की जाती है। एक तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब न्यूज़पेपर में, दो न्यूज़पेपर में जाती है, दो लैंग्वेज में, एक वर्नाकुलर में और एक इंग्लिश में। अब एडवर्टीजमेंट हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, रिवोकेशन करेंगे। जो हमारा सेक्शन 8 कंपनी का है उसका लाइसेंस रिवोक करेंगे, जो कि आता है सेक्शन 20 में। ऐसे हम पूरी सीरीज में याद कर लेंगे। जैसे INC 12 में क्या आ गया, INC 12 में एप्लीकेशन आ गया, INC 13 में MOA AOA आ गया, INC 14 में डेक्लेरेशन आ गया। अब INC 15 में क्या आ गया, डिटेल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर सब्सक्राइबर्स आ गया। INC 16 में अब सारा फॉर्म हमने जमा कर दिया, अब हमारे को मिलेगा लाइसेंस। तो INC 16, 17 में हम बात करेंगे लाइसेंस की। अभी लाइसेंस मिल गया तो उसके बाद क्या हो सकता है, अब लाइसेंस मिल गया तो NPO चल पड़ी, और अगर NPO हमारे को नहीं रखना तो हम उसको कन्वर्ट करा देंगे। कन्वर्ट कराने के लिए हम INC 18 फॉर्म कर देंगे। और अगर कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, जो कि हम INC 19 में फाइल करेंगे। अब एडवर्टाइज करवाने में के लिए हमको NPO क्या करना पड़ेगा, उसका लाइसेंस रिवोक करवाना पड़ेगा, जो कि हम INC 20 में फाइल अप करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। और एक पॉइंट ये है कि NPO में क्या होता है, NPO में हमारे को जो NPO का नाम होता है उसमें क्या होता है, वो प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसको एक बेनिफिट मिला हुआ है कि उसको लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे को पहले से बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी उसमें PVT लगाने का, प्राइवेट कंपनी लगाने का, पब्लिक है तो पब्लिक लगाने का, लेकिन NPO को ये छूट दी गई है कि आप ना प्राइवेट लगाओ ना पब्लिक लगाओ, चलेगा। ठीक है। अब ये बात हुई इनकॉर्पोरेशन ऑफ NPO की। अब यहाँ से बात की जाती है कन्वर्जन ऑफ NPO। NPO को अगर हम कन्वर्ट करवाते हैं किसी चीज में, मतलब किसी और कंपनी में, तो उसमें क्या क्या करवाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अभी कन्वर्जन कैसे हो सकता है, कन्वर्जन दो तरीके से होता है। एक वॉलेंट्री हो सकता है कि अगर हम अपनी मर्जी से कन्वर्ट करवा रहे हैं तो हो सकता है, या फिर एक हो सकता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज फुलफिल नहीं हो रहा है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही क्या करे, हमारे लाइसेंस को रिवोक कर दे। तो उसमें क्या होगा, उसमें दो कंडीशन के कारण हमारा लाइसेंस रिवोक हो सकता है। एक, जब हम अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, और एक, अगर हमने अपने जो हमारा इंफॉर्मेशन चार्ट है, जो हमारा MOA AO है, उसमें हम लोग ने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो उसके कारण जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे लाइसेंस को क्या कर सकता है, या तो रिवोक कर सकता है या फिर हमारे को पेनल्टी चार्ज कर सकता है। अगर पेनल्टी चार्ज करेगा तो कंपनी को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक कंपनी को चार्ज होगा, और ऑफिसर को जो जो उसमें इन्वॉल्व है उसको 25,000 से 25 लाख तक, 25,000 से 25 लाख तक पर ऑफिसर को क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। ये तो बात हुई पेनल्टी की। लेकिन अगर हम बात करें कि कंपनी के साथ क्या क्या हो सकता है, तो कंपनी को कन्वर्ट किया जा सकता है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में, या तो उसको वाइंड अप किया जा सकता है लाइसेंस कैंसिल करके, या तो उसको अमेलगमेट किया जाता है NPO विद द सेम ऑब्जेक्टिव। अब NPO विद द सेम ऑब्जेक्टिव से ऐसा नहीं कि अभी मेरा खेलकूद का NPO है तो उसमें हेल्थ में मिला देने का, नहीं, मेरे यहाँ की बास्केटबॉल किट किधर जाएगी, हॉस्पिटल में। तो वैसा है कि अगर मेरा अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही NPO में मर्ज होगा। ठीक है। तो ये बात हुई जब हमारे को ऑल्टरेशन करना होता है, जब
सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंपनी को रिवोक कर देती है, हमारे एनपीओ को रिवोक कर देती है। अब हम अगर वॉलंटरी करवाए जा रहे हैं, वॉलंटरी करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अगर वॉलंटरी करवा रहे हैं उसमें भी हमारे को सबसे पहले लाइसेंस हटवाना पड़ेगा। लाइसेंस हटवाने के लिए क्या करना पड़ता है? जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अभी स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है? कभी भी हमारे को मेमोरेंडम, कभी भी हमारे को एमओए चेंज करना पड़ता है तो उसके लिए हमारे को स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, अब हमारे को चैरिटी नहीं करनी है, हमारे को कोई और कंपनी करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग में। उसके बाद दूसरा, अब ये चीज तो हमें सबको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। मीटिंग हो गई, अब सबको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पास करेंगे, सेक्शन 102। अभी सेक्शन 102 अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है क्योंकि वो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, तो तब तक के लिए छोड़ दो। उसके बाद जब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सबको दे दी गई है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा? रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दी जाएगी, जो कि आईएनसी 18 में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन रीजनल, अभी देखो कौन इधर फ्लो नहीं टूटना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ? जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया, उसके बाद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ताकि सबको बताया जाए, हमारे जितने भी मेंबर है उनको बताया जाए कि हम ऐसा चेंज करने का सोच रहे हैं, तो उनको बताया गया। उसके बाद जब ऐसा पूरा कंफर्म हो गया तो हम क्या करेंगे? रीजनल डायरेक्टर को बताएंगे कि हम अपना चेंज करना चाहते हैं। तो उसके बाद अब रीजनल डायरेक्टर के पास ये चला, अब हम लोगों को भी तो बताएंगे, जो हमारे एनपीओ के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी तो बताएंगे कि हम चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम नोटिस ऑफ कन्वर्जन डालेंगे दो न्यूज़पेपर में। एक जो कि वर्नैकुलर लैंग्वेज टू बी क्लियर, जो कि उस स्टेट की रीजनल भाषा है, उसको वर्नैकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, तो वर्नैकुलर लैंग्वेज में, और एक इंग्लिश जो कि वर्ल्ड वाइड चलती है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में देंगे दो। उसके बाद हम जो कंपनी की वेबसाइट है उस पर अपडेट करेंगे कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपनी। उसके बाद जो नॉर्मल कंपनी होती है उसमें ये करने के बाद कौन से मतलब क्लियर हो जाता है, ये करने के बाद क्लियर हो जाता है कि हाँ कंपनी कन्वर्ट हो रही है। लेकिन एनपीओ क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी है, इसके लिए एक स्टेप और लगता है, जिसमें हम कुछ सर्टेन ऑफिसर्स को भी नोटिस देते हैं कि हम अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब ये सर्टेन ऑफिसर्स में कौन कौन आएंगे? सबसे पहले आएंगे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर, चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड लास्ट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर चैरिटेबल कंसर्न्स। टू बी क्लियर, लास्ट पॉइंट में क्या होता है, जैसे अभी मेरा क्या है, एक चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए मेरा एनपीओ काम कर रहा है, तो हम उसके हेड को, एनपीओ में तो बता ही रहे हैं कि हमारा चाइल्ड वेलफेयर से लेके हमारा चल रहा है कंसर्न, लेकिन जो चाइल्ड वेलफेयर का जो हेड है, हमको उसको सर्टेनली बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, अब हम तुम्हारे एनपीओ, हम अब तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकते, हम अब उससे हट रहे हैं, खुद को हटा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? ये सब करने के बाद अब हम सबको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, अब तो है वो रीजनल डायरेक्टर के ऊपर है। अब रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा? हमको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ, अय्या, हाँ, हमको एक, हम सॉरी, इट्स ओके हमको एक कंटिन्यू नया, कंटिन्यू। हाँ हाँ, हमको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, जो कि अब हमको प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करवाना है, वो हमने पहले बता रखा होगा। ठीक है, राइट। अब इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि अभी एनपीओ, अभी जैसे कुछ नया करने के लिए पुराना कच्चा चिट्ठा बंद करना पड़ता है, वैसे ही एनपीओ को किसी और कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए अपनी पुरानी जितनी भी रिटर्न फाइलिंग होती है वो सारी कंप्लीट करनी पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। और ये कब करना पड़ता है? ये जब हम नोटिस देते हैं उसके 3 महीने के अंदर हमको फाइल करना पड़ता है, रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद ये सब अगर पूरा क्लियर कट हो गया कि हाँ कौन क्या कर रहा है, सब सही है, अगर सब कुछ सही लग गया, तब हमको क्या मिलेगा? एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा कन्वर्जन ऑफ एनपीओ। अब यहाँ से जो हमारी पॉइंट लिस्ट थी उसमें क्या क्या कन्वर्ट हो चुका है, क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। हु कैन गेट द लाइसेंस इन सेक्शन 8? तो हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू कर सकती है और लाइसेंस दे सकती है सेक्शन 8 कंपनी। Conversion into any other kind? Yes, it can be converted into private or public limited company. उसके बाद alteration of MOA, AOA requires prior permission of government. Yes, it requires prior permission. कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर होती है और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन भी रिक्वायर होती है। कब? जब हमारी कंपनी, हमारी एनपीओ सिर्फ स्टेट तक लिमिटेड है तब, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड भी चैरिटी करती हैं, जैसे तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, ये वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट है जो कि कई जगह पे कई सारे कैंसर हॉस्पिटल्स ऐसे सब चलाते हैं। तो उनको क्या करता है? उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन
की रिक्वायरमेंट होगी अगर कभी वो बंद कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे मोहल्ले में अगर कोई एनपीओ चला रहा है, 2 लोग, कोई मतलब कुछ लोग मिलके एनपीओ चला रहे हैं, तो उनको स्टेट तक की लिमिट है, वो स्टेट तक की बात करेंगे, स्टेट तक की परमिशन लेंगे तो उनका चलेगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट होता है, कैन सेक्शन 8 कंपनी बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी? यस, इट कैन बी कन्वर्टेड। और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, जैसा कि हमने पढ़ा, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस में 2 तरीके से रिवोक हो सकता है, एक वॉलेंट्री, एक नॉन, मतलब एक मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है। वॉलेंट्री में हमारे को प्रोसेस भी पता चल गया, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसमें क्या पेनल्टी चार्ज हो सकती है, और क्या क्या हो सकता है, एमलगमेट हो सकता है, बाइंडिंग अप हो सकता है, वो भी हमको पता चल गया। सो थैंक यू, हो गया। थैंक यू सो मच कृतिका। देव, देव जल्दी से स्टार्ट कीजिए। Hello guys, I am audible guys. यस यस यस, परफेक्ट, गो अहेड। तो I will be explaining to you what is memorandum of association. तो बात करते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास डायरी थी जिसमें हम अपना रेगुलेट करते थे होमवर्क। उसमें सारे रूल्स भी होते थे कि भाई कौन से रूल्स हमको फॉलो करने हैं, हमारा नाम होता था, हमारे माँ बाप का नाम होता था। तो ऐसे ही कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। तो उसमें क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, कि जो चाहिए ही चाहिए कंपनी को, कि it is a crucial document that forms the foundation of a company. Memorandum of Association as per the Companies Act 2013 in India. Understanding the MOA is an essential for any CA, right? Legal document that defines the company's constitution and the scope of authority. It lays down the company's objective and the extent of its power and its relationship with the shareholders and the outside world. Essentially, the MOA is a charter of a company. तो उसमें कई सारे क्लोजेस आते थे, हमें याद हो तो सीए फाउंडेशन में, कि नेम क्लोजेस था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज था, जो अभी हमारे सीए इंटर में अभी सिचुएशन क्लोज के नाम से आया है। भाई चिल करो भाई, वो सिचुएशन शिप वाला क्लोज नहीं है। ऑब्जेक्ट क्लोज है, लाइबिलिटी क्लोज है, कैपिटल क्लोज है, सब्सक्रिप्शन क्लोज है। धीरे धीरे हम सभी उनको पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं नेम क्लोज की, कि कोई भी कंपनी किस प्रकार की है उसके ऊपर से उसका नाम रखा जाता है। कि अगर कंपनी पब्लिक है तो उसके पीछे लिमिटेड, और अगर कंपनी प्राइवेट है तो उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है। जैसे कृतिका ने बताया कि सेक्शन 8 कंपनी को खुली छूट है कि आप कोई भी नाम रख सकते हो इसमें से। तो बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ की जाती है, कौन कर सकता है। कि अगर एक आदमी को कंपनी का नाम रखना है तो वो स्पाइस, यानी कि सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, और उसके साथ INC 32 कोई भी फीस के साथ और कंपनीज के सारे रूल्स को मानते हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जमा कराने का रहता है। और देखते हैं कि कैसे कैसे नाम कंपनी रख सकती है और कैसे कैसे नाम कंपनी नहीं रख सकती। कि अगर कोई कंपनी का नाम आइडेंटिकल और रिसेंबल हो किसी और कंपनी से, तो वो अपनी कंपनी का नाम वैसा नहीं रख सकती। फिर अगर किसी भी एक्ट के अंदर वो नाम कोई ऑफेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कंपनी अपना नाम ऐसा नहीं रख सकती। और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कंपनी के नाम को अगर अनडिजायरेबल साउंड कर देती है कि ये नाम अनडिजायरेबल है, तो वो कंपनी वो नाम नहीं रख सकती। अगर कंपनी के नाम में कमीशन, ऑथोरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल और कोई भी जैसे स्टेट, इंडिया, भारत और ऐसे कोई भी नाम आए, तो वो कंपनी वैसा नाम नहीं रख सकती। अगर हम बात करें, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कैन यू आंसर मी, व्हाट इज द नेम? शुभम, कैन यू आंसर मी कि अगर कोई कंपनी का नाम रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड है और दूसरी कंपनी रवि कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर है, ये इंटरचेंज हो गया नाम, तो क्या वो दूसरी कंपनी ऐसा नाम रख सकती है या नहीं? ऐसा केस स्टडी में पूछा जा सकता है वैसे। कैन एनीवन आंसर दैट? नो, नितेश? फिर से रिपीट करो। अपन नहीं रख सकते, हाँ सही सेम है। नाम नहीं रख सकते। हम्म। अगर किसी कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड है और दूसरी कंपनी मार्केट में आई जिसका नाम A.B.C लिमिटेड है, तो क्या वो दूसरी कंपनी ऐसा नाम रख सकती है? No. नहीं, वैसे तो नहीं रख सकती क्योंकि ऑलमोस्ट रिजेंबल नेम। Then you all are wrong. Type and case of letters, spacing between letters
and punctuation mark used in one or both names can be used as a name of a company. ये याद रखना है। फिर बात करते हैं कि भाई रिजर्वेशन ऑफ नेम्स, कि रिजर्वेशन ऑफ कैन यू नेम्स रिपीट का एक पीरियड व्हाट मतलब यू सेकेंड सेड? देव, सो आप कह रहे हो कि एबीसी लिमिटेड अगर ए डॉट अगर बी डॉट डॉट और सी डॉट बन जाए तो वो चलेगा? यस यस, इट इज टोटली ओके, फाइन। इट इज टोटली फाइन। ओके ओके ब्रो। अब बात करते हैं कि भाई रिजर्वेशन ऑफ नेम, कि रिजर्वेशन ऑफ नेम का पीरियड क्या है, कि भाई 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल और सच अदर पीरियड, कि उतने दिन में आप कोई भी नाम रिजर्व करा सकते हो। फिर बात करते हैं कि भाई सिचुएशन क्लोज क्या है, कि वो पहले रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज ही था, फिर अभी सीए इंटरमीडिएट में वो सिचुएशन क्लोज के अनुसार आ गया है, कि establishing the domicile of the company for the purpose of determining jurisdiction in the context to compliance, whether it is a registrar of company, जुडिशियल एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए कोई कंपनी का, कि प्लेस एट वेयर कंपनी स्टेचुटरी बुक्स, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया। जनरल मीटिंग also required to be conducted at the registered office or in the city where it is situated, कि अगर बात करें कि भाई हमें कोई कंपनी से कम्युनिकेशन करनी है तो उसे देवी आर नॉट ऑडिबल। यस, देवी आर नॉट ऑडिबल। ओके, शायद कोई ग्लिच हुआ होगा। सो नितेश, कैन यू स्टार्ट योर टॉपिक? देव आप बाद में कंटिन्यू कर लेना नेक्स्ट सेशन में। नितेश स्टार्ट। यूर अनम्यूट, यस। सो माय सो माय टॉपिक इज मिनिमम, मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। अपन को सबसे पहले ये समझना है कि इस सेक्शन की जरूरत क्या पड़ी, पहले तो ये समझते हैं। तो जैसे अपन ने बात किया कि फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपनी, मतलब किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो अपन को मेंबर चाहिए रहता है। तो सेक्शन 3 पे बताया कितना मिनिमम मेंबर मेंबर चाहिए आपको, ठीक है। तो सेक्शन 3(1) जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उस पे ये है कि ये बताएगा अगर मिनिमम मेंबर अगर कम होते हैं क्या कॉन्सिक्वेंस है इसके। तो अगर आपका मिनिमम मेंबर जैसे पब्लिक कंपनी में 7 और प्राइवेट पे 2, इससे अगर कम होता है तो आपको क्या क्या करने पड़ेंगे जिससे आप स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सको। तो क्या होता है अगर आपका किसी भी टाइम अगर मिनिमम मेंबर कम होते हैं तो आपको 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको 6 मंथ के अंदर ये जो गैप है उसको कंप्लीट करो। मतलब मिनिमम मेंबर 7 लाओ, या तो प्राइवेट हो तो 2 लाओ, इसको कवर करो जल्दी से, so मतलब 6 मंथ। audible. Hello? देव नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेना, अभी नेक्स्ट हुआ 40 मिनट्स। यस, कंटिन्यू ओके। नितेश। तो अपन को 6 मंथ दिया कि अपन को वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है। अगर अपन नहीं कंप्लीट कर पाते 6 मंथ के अंदर तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंस है। जब से 6 मंथ कंप्लीट हो उसके बाद से आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जो भी आप डेट वगैरह लोगे, तो उसके लिए लाइबल मेंबर्स होंगे सेवरली और पर्सनली दोनों पे। मतलब अगर आप डेट नहीं पे कर पा रही कंपनी, तो कंपनी पे कोई नहीं है कि कंपनी ये लिमिटेड है तो ये मेंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो मेंबर बच गए, नहीं, मेंबर पर्सनली भरेंगे। और इस पे एक की पॉइंट ये है कि उस ड्यूरिंग 6 मंथ अगर जिस जिस बंदे को पता था मेंबर पे, अगर जैसे 5 मेंबर थे उसको 4 को ही पता था कि हाँ मैं अपन काम कर रहे हैं जो कि कम मेंबर है, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ 4 मेंबर लायबल होंगे, तो पांचवा नहीं, क्योंकि पांचवा को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है भले ही वो मेंबर था। तो दैट्स अ की पॉइंट। या दैट्स ऑल फॉर माय माय साइड। थैंक यू सो मच नितेश। अभी इसके बाद नेक्स्ट सेशन 40 मिनट्स का हो रहा है। अभी ये मीटिंग अभी 40 मिनट्स का ऑलरेडी टाइम डाला होता है तो अपने आप बंद हो जाती है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट सेशन में टॉपिक्स डिवाइड होंगे, हम साथ में बैठकर टॉपिक प्रिपेयर भी करेंगे और उसी सेशन में जो भी आपने टॉपिक्स बोले हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो पहले अभी तक टॉपिक्स हो चुके हैं उस पर भी हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस। एंड अभी जो नहीं आया है तो मैं समझ लूंगा आप क्वेश्चन से डर गए, ठीक है। 20 मिनट की ब्रेक है, 9 बजे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।
You guys can leave. बहुत अच्छा बोला यार नितेश तूने। अपने आप बंद हो जाएगी मीटिंग जस्ट।